नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर हुए रवाना। ब्रुनेई दौरे पर सुल्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। पीएम ने कहा, दोनों देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन के अहम साझेदार। बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा वाला विधेयक होगा पेश। भाजपा ने की विधेयक के समर्थन की घोषणा। कल गिरफ्तार किए गए आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज कोर्ट में हो सकती है पेशी। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों को दिया गया एक और माह का समय। पहले 31 अगस्त तक देना था संपत्ति का ब्यौरा। आदेश की अवहेलना करने पर रोक दिया गया था। 2.44 लाख राज्य कर्मचारियों का अगस्त का वेतन। हरियाणा के जींद में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 9 लोग हुए घायल। कल देर रात ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे वाहन को मारी टक्कर। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 33 लोगों की मौत। दोनों राज्यों में राहत बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के रियासी में आज स्कूल बंद। और पेरिस पैरालंपिक के छठे दिन आज शूटर अवनी लेखरा दूसरे स्वर्ण के लिए पेश करेंगी अपनी चुनौती। हाई जंपर मारियप्पन थंगावेलु से पदक की आस। शॉटपुट, तीरंदाजी और जेवलिन में भी भारतीय एथलीट्स पेश करेंगे अपनी चुनौतियां। तो चलिए खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी पहले चरण में ब्रुनेई पहुंचेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए अवसरों के साथ ही साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद भारतीय उच्चायोग नए भवन से कार्य करेगा। उसी दिन पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों नेता कई मौकों पर पहले भी मिल चुके हैं। His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. बीते एक दशक में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक है। रक्षा के क्षेत्र में 2016 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2021 में नवीनीकृत भी किया गया है। नौसैनिक दौरों का आदान प्रदान और भारत में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ब्रुनेई के नागरिकों की भागीदारी बढ़ते रक्षा और शैक्षिक संबंधों को रेखांकित करती है। इसी के साथ ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ब्रुनेई से व्यापार संबंध महत्वपूर्ण हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत हर साल 500 से $600 मिलियन का कच्चा तेल आयात करता है।
दोनों पक्ष अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग करते आए हैं। द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई दारुसलाम यात्रा कूटनीति के लिहाज से इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहेगी। भारत और ब्रुनेई दारुसलाम नए क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाएंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी यह यात्रा अहम रहेगी। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership. और अब आइए आपको सीधे ले चलते हैं पुणे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रही हैं। सर्वप्रथम मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक पाने वाले सभी विद्यार्थी विशेष बधाई के पात्र हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एसपी मजूमदार अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग फॉरेन स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले नाइजीरिया के छात्रों को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी प्राध्यापकों, संस्थान के सभी सदस्यों, विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी विशेष रूप से बधाई देती हूँ, क्योंकि आपके निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के बिना विद्यार्थियों के लिए ये उपलब्धियाँ प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि स्वर्ण पदक पाने वाले 11 विद्यार्थियों में से 8 छात्राएं हैं। इनमें से 2 बेटियां हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी है। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे बहनें और बेटियां हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति का विकास देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है। ये प्रशंसनीय है कि सिम्बायोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी में जेंडर इक्विटी को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए मैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस संस्थान में पढ़ने वाले करीब 33,000 विद्यार्थियों में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग समान है। मुझे बताया गया है कि बेटियों की शिक्षा के लिए उचित वातावरण और सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। मैं सभी शिक्षण संस्थानों से आग्रह करती हूँ कि छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम चलाएं और उनके लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करें। प्रिय विद्यार्थियों, सिम्बायोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत सुंदर है। साथ ही आपको समृद्ध विरासत वाले पुणे शहर में भी रहने का अवसर मिल रहा है। पुणे छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महर्षि कर्वे, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले सहित अनेक महान विभूतियों की भूमि है। मुझे विश्वास है कि आपने इस शहर और इसकी समृद्ध विरासत में बहुत कुछ सीखा होगा। मैं इस संस्थान के चांसलर प्रोफेसर एसपी मजूमदार की भी सराहना करती हूँ कि उन्होंने 50 वर्ष पूर्व ये शिक्षण संस्थान स्थापित करने की दूरगामी पहल की, जहाँ देश और विदेश के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है। अनेक वर्षों से विश्व के कई हिस्सों से ब्राइट यंग माइंड्स इस संस्थान में उच्च स्तर की शिक्षा पाने के लिए आते हैं।
यहाँ विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी होते हैं और देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभावी योगदान देने के लिए एक मजबूत नेटवर्क भी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ 3000 से अधिक विदेशी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी भविष्य में विदेश में रहकर भी इस संस्थान, इस क्षेत्रों से जुड़े रहेंगे और अपने आधुनिक ज्ञान और कौशल का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस कैंपस में सिम्बोसिस आरोग्य धाम भी स्थापित किया गया है, जो चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने की ओर एक सराहनीय कदम है। ये एक व्यापक होलिस्टिक हेल्थ केयर कैंपस है। इसमें चिकित्सा संबंधी अनेक सुविधाएं और अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ महिलाओं को मेडिकल की शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया है। ये सराहनीय है कि हमारी शिक्षण संस्थान इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों पर भी गंभीरता से कार्य कर रही है। मुझे बताया गया है कि सिम्बोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कैंपस के आसपास के गांव में, जैसे कि प्रो चांसलर ने बताया 35 विलेजेस, 35 गांव, मोबाइल फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स का संचालन किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को नवीनतम टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रदान करना सभी शिक्षण संस्थानों का ध्येय होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप केवल अपनी आजीविका और अपने परिवार के बारे में ही ना सोचें, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम जो ध्येय वाक्य है इस यूनिवर्सिटी का, पूरा विश्व के एक परिवार है कि सोच के साथ आगे बढ़े। इस संस्थान की शुरुआत भी इसी सोच के साथ हुई थी, ऐसा मुझे ज्ञात हो रहा है और बताया गया भी है। आज आप सभी विद्यार्थी इतने सक्षम बन गए हैं कि आप देश विदेश में अपने व्यक्तित्व और ज्ञान से बड़े संस्थानों और अन्य लोगों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, लॉ, सोशल साइंसेस और अन्य क्षेत्रों में इनोवेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा प्रभावी योगदान दे सकते हैं। प्रतिभाशाली और उत्साही युवाओं से मिलना मुझे अच्छा लगता है। कुछ महीने पहले मैं कई युवा महिला उद्यमियों से राष्ट्रपति भवन में मिली थी। उनके संघर्ष और सपनों के बारे में सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे देश के युवा बेटे और बेटियां देश और देशवासियों के विकास के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े जोर के साथ, जोश के साथ काम कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों में भरपूर टैलेंट, नॉलेज और स्किल है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देश के विभिन्न समुदायों और क्षेत्र की संस्कृति और उनकी आज की ज़रूरतों को समझें। इस जानकारी के आधार पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएं जो सबके, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के विकास में सहायक हो और सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा मिले। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के द्वारा भी आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देवियों और स्वजनों, मैं यहाँ उपस्थित प्राध्यापकों, संकाय सदस्यों, अलुमिनाई को कहना चाहूँगी कि शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। वर्षों के शोध के नए आविष्कार होते हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान मिलते हैं। भारत के रिसर्च स्कॉलर्स केवल देश ही नहीं, दुनिया की समस्याओं के हल खोज सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज और होलिस्टिक एजुकेशन को भी इस नीति के अंतर्गत
बढ़ावा दिया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में वाटर रिसर्च मैनेजमेंट, स्टेम सेल, नानो साइंस, क्लाइमेट चेंज सहित अनेक विषयों पर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर्स काम कर रही है। इस प्रयास के लिए मैं इस संस्थान की पूरी टीम की सराहना करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी भाग्यशाली हैं कि इस संस्थान के में आपको मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिला है। इससे आपकी सोच अधिक विस्तृत हुई होगी और आपका दृष्टिकोण अधिक व्यापक हुआ होगा। भविष्य में देश विदेश के लोगों के बीच रहना, उन्हें सराहना, समझाना और उनके साथ मिलकर काम करना आपके लिए आसान जरूर होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ के कार्यक्रम स्टूडेंट ड्रिवन होते हैं तथा यहाँ विद्यार्थियों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। भविष्य में आप भारत में रहे या किसी और देश में जाकर काम करें, हर कार्यों में उत्कृष्टता का प्राप्त करने के लिए दिशा में कोशिश करें। एक कहावत आपने कई बार सुने होंगे, जस्ट एक्सेलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अधिक पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अन्य वस्तुओं के होने को ही कुछ लोग सक्सेस की निशाना बनाते हैं। मैं जानती हूँ कि आप जैसे प्रतिभावान विद्यार्थियों सफलता का सही अर्थ समझेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिनसे दूसरों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। आप सफलता और सार्थकता दोनों को महत्व देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में एक बार फिर मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आपका जीवन सार्थक हो और आप अपने माता पिता, संस्थान तथा देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे पुणे से सीधा प्रसारण, जहां पर सिम्बियोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति महोदय संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्रों का मनोबल बढ़ाया और कैसे वो एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, उनसे अपील भी की कि अपने सोच को व्यापक रखते हुए वे संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर के एक बड़ी गतिविधि देखने को आ रही है और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता दें कि विपक्ष ने वित्तीय हालातों पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दिया है। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की स्थिति है और इस महीने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी करना मुश्किल हो गया है और इसीलिए कर्मचारियों का वेतन जो है वो 5 तारीख तक रोक दिया गया। पेंशन धारकों की पेंशन भी 5 तारीख तक रोकी गई। विपक्ष इस मामले को लेकर के अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार और कर्मचारियों को जो पेंशन का करीब 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। इस मामले में विपक्ष ने प्रदेश के वित्तीय हालातों पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ गई। पेंशन धारकों के लिए भी पेंशन जो है वो 5 तारीख तक रोकी गई है। शिमला से धर्म प्रकाश जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। धर्म प्रकाश, ये ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आई क्यों और राज्यपाल को ये ज्ञापन कब सौंपा गया? जी देखिए, ये ज्ञापन कल राज्यपाल को जो वित्त सचिव है पहले, जो विधानसभा सचिव है पहले, उन्हें सौंपा गया था। उसके बाद राज्यपाल से भी ये मांग की गई थी। इसके अलावा कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में लाया गया था, लेकिन उसे सहमति जो स्पीकर की है वो नहीं मिल पाई। आज एक बार फिर इसी मसले को लेकर जो सदन में हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस मसले को लगातार उठा रहा है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा मामला है। पहली बार ऐसा हिमाचल प्रदेश में हुआ है जब सरकार की कर्मचारियों और वेतन भोगियों को वेतन, जो पेंशन भोगी हैं उन्हें जो भुगतान है वेतन का और पेंशन का, वो 1 तारीख को नहीं हो पाया। कल भी अलग अलग जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है सरकार के, उसके कर्मचारी पूरा दिन अपनी जो सैलरीज है उनके क्रेडिट होने का इंतजार करते रहे, लेकिन शाम तक जब ऐसा नहीं हुआ तो अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने इसके प्रति नाराजगी जताई। और आज जो कर्मचारी संगठन है वो मुख्यमंत्री से भी इसे लेकर मुलाकात कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि इस तरह का जो ट्रेंड
ये अपनाने की शुरुआत की जा रही है उसे बदला जाए, उसे अप्लाई ना किया जाए। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि सरकार अब एक नई योजना लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को अलग अलग तारीखों में पेंशन जो वेतन है उसका भुगतान किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, कुछ कर्मचारियों का एक पॉइंट यही है कि 1 से 5 तारीख के बीच अलग अलग जो कर्मचारी है, लोगों ने लोन ले रखे होते हैं, अपने खर्चे होते हैं, उनके भुगतान के लिए जरूरत होती है। तो अगर 5 तारीख या 10 तारीख तक उन्हें वेतन मिलता है तो काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो इसी मामले में कर्मचारी आज मुख्यमंत्री से मिल भी सकते हैं और इस जो देरी वेतन के और पेंशन के भुगतान में की जा रही है उसको लेकर नाराजगी के साथ अपनी जो है वो जाहिर कर सकते हैं। करीब 2.25 लाख कर्मचारी ऐसे हैं और वेतनभोगी ऐसे हैं जिनका ये वेतन रोका गया है। और इसके अलावा भी अगर डीए और छठे वेतन आयोग की जो एरियर्स हैं उनकी बात करें तो करीब 10,000 करोड़ का बकाया ऑलरेडी सरकार पर है, कर्मचारियों का देनदारियां हैं। उससे लेकर और ऊपर से जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 85,000 रुपए कर्ज में सरकार चल रही है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 90 से 95,000 करोड़ तक की कर्ज पहुंच सकता है। तो जाहिर तौर पर सरकार को वित्तीय संकट का जरूर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मानने से सरकार लगातार इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ है। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि किसी तरह का आर्थिक संकट प्रदेश पर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सैलरी डिले होना और अलग अलग जो योजनाएं हैं उनमें जो लाभार्थी हैं उनमें कटौती करना, ये अपने आप में दिखाता है कि संकट तो है, बस सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन धनप्रकाश, ये संकट क्यों है? सरकार की तरफ से क्या कोई अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि ऐसी स्थिति क्यों आई और ये उसका समाधान क्या है, सलूशन क्या है, या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, संकट क्यों है इसकी सबसे बड़ी वजह विपक्ष भी बार बार बोल रहा है और जनता में भी इसे लेकर नाराजगी, कर्मचारी भी बता रहे हैं कि जो चुनावी वादे सरकार ने किए थे उसमें चाहे ओपीएस बहाली का मुद्दा हो या फिर महिलाओं को 1,500 रुपए महीना जो आर्थिक सहायता है वो देना हो, या फिर जो पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख नौकरियां दी जाने की बात हो, ये सारे ऐसे चुनावी वादे थे जिनको लेकर सरकार को ये पता था कि इन्हें पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जब से ओपीएस की बहाली हुई है तब से सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में जो लाहौल स्पीति जैसे कुछ क्षेत्रों में जो महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं उसको लेकर भी आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ रहा है। इसके अलावा जो आपदाएं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ पर मौसम की वजह से दिक्कतें आती रहती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें होती हैं, नुकसान पहुंचता है, उसको रिकवर करने के लिए पैसा चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि एक तो हिमाचल प्रदेश को ऑलरेडी पहाड़ी राज्य होने के नाते ज्यादा आर्थिक राशि चाहिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, ऊपर से आपके रेवेन्यू सोर्सेज बहुत कम है, बागवानी और टूरिज्म के अलावा आपके पास कोई ऐसे सोर्सेज खास है नहीं जिसकी वजह से आपकी इनकम होती हो, और उसके भी ऊपर से आप चुनावी वादे ऐसे कर रहे हैं जहां से आपको इनकम जनरेट होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, चाहे वो महिलाओं को आर्थिक सहायता देनी हो या फिर जो दूसरे ओपीएस जैसे मुद्दे आपने उठाए थे चुनावी दौर में, उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। और बार बार आप इसके पीछे जो वजह बताते हैं वो बताते हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही। हालांकि केंद्र से कितनी मदद मिली उसका ब्यौरा जयराम ठाकुर खुद सदन में दे चुके हैं। अलग अलग किस्तों में जो केंद्र की तरफ से भुगतान, चाहे पिछले साल वित्तीय वर्ष में हो चाहे इस वित्तीय वर्ष में हो, तो प्रदेश सरकार का मेन जो तर्क है वो केंद्र पर ठीकरा फोड़ना है और जो विपक्ष है वो बार बार सरकार की आर्थिक बदहाली के लिए, प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए वित्तीय कुप्रबंधन को जो जिम्मेदार है वो ठहरा चुका है। रही बात समाधान की, तो समाधान को लेकर मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हम कड़े फैसले ले रहे हैं जिसके नतीजे जल्दी ही आएंगे, लेकिन उन कड़े फैसलों की वजह से जो जनता पर बोझ पड़ रहा है उसके बारे में सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। लेकिन धनप्रकाश, कांग्रेस इसी वायदे पर सत्ता में आई थी कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब तो सब लोग ये भी मांग कर रहे होंगे कि आपको पुराना वेतनमान लागू करना चाहिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है उसको लागू किया जाना चाहिए। सरकार पर दबाव और भी बढ़ रहा होगा। एक तरफ तो आप बता रहे हैं कर्ज भी बढ़ रहा है, ये संकट भी आ गया है, अब कैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था कैसे लागू करेगी कांग्रेस सरकार? देखिए, अभी तक का जो सरकार की जो कार्यप्रणाली सामने आ रही है, जो काम करने का जो तरीका नजर आ रहा है, उसे देखकर तो ऐसे लगता है कि चुनावी वादे हवा में कर दिए गए हैं और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको लेकर अब रिसोर्सेज जुगाड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से, चाहे वो फ्री बिजली जो प्रदेश में 125 यूनिट मिलती थी उसे बंद करना हो, या फिर जो बसों का किराया हो उसमें इजाफा करना हो, या फिर दूसरे और तरीके नौकरियां हो उसमें कटौती करना हो, कर्मचारियों के वेतन रोकना हो, उसको डिले करना हो, तो अलग अलग तरीकों से एक तरह से कोशिश ये की जा रही है किसी तरह से
छोटे मोटे फंड जनरेट करके मौजूदा स्थिति को आगे पोस्टपोन किया जाए। और पोस्टपोन करने का एक तरीका ये भी था, जो आपने 2 दिन पहले देखा कि कैबिनेट और सीपीएस की सैलरी जो है वो 2 बजे तक डिले करने, उसमें भी एक तरह से इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया कि मैसेज ये दिया गया लोगों को कि हम जो है अपनी सैलरीज विड्रॉ कर रहे हैं, जबकि उसे सिर्फ पोस्टपोन करने की बात की गई थी, अब जो प्रेस नोट ऑफिशियल सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो लॉन्ग टर्म इसके लिए कोई प्लान सरकार के पास है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के जितने भी मंत्री जब भी इस मामले में कुछ बोलते हैं तो उनके निशाने पर सिर्फ केंद्र सरकार रहती है। जो पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट का फंड है 9,000 करोड़ के आसपास का, वो रहता है। एनसीएस का फंड है 9,000 करोड़ के आसपास का, वो रहता है। और केंद्र सरकार से जो मिलने वाली राशि है उस पर ज्यादा ध्यान उनका रहता है। प्रदेश अपने स्तर पर इस मामले से कैसे निपटेगा, कैसे ओपीएस देगा, कैसे अपने 10 चुनावी वादों को पूरा करेगा, क्योंकि 10 में से एक भी चुनावी वादा अब तक पूरी तरह से जो इम्प्लीमेंट है वो किया नहीं गया है। तो उसको लेकर पीछे रणनीति क्या है, एक फाइनेंशियल प्लान, रूट प्लान क्या है सरकार के पास, उसके बारे में ना मुख्यमंत्री ने कभी साफ तौर पर कुछ कहा, ना कैबिनेट के किसी मंत्री ने साफ तौर पर कहा। और अभी का स्टेट जो प्रदेश सरकार का हाल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार के पास इससे निपटने का कोई रूट प्लान है भी नहीं। इसीलिए बार बार ये पॉलिटिकल इस मामले को बनाया जाता है, कभी केंद्र पर निशाना साधा जाता है, कभी पिछली सरकार जो प्रदेश की जयराम सरकार जो इससे पहले सत्ता में थी उनके लिए गए फैसलों को आधार बनाया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि जो पिछली सरकार सत्ता में थी उसकी गलत फैसलों की वजह से आज मौजूदा स्थिति प्रदेश की ये है। जबकि जयराम ठाकुर कहते हैं कि उनकी सरकार में तो कोविड का दौर था, 2 साल तक तो वैसे ही कामकाज पूरा बंद था, लेकिन फिर भी कभी ये नौबत नहीं आई कि कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई हो या फिर उसे डिले किया गया हो। तो जब कोविड जैसे दौर में इस तरह के हालात नहीं बने, तो फिर अभी के मौजूदा दौर में जब ऐसी कोई दिक्कत है भी नहीं, फिर भी ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, इसको लेकर सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। और विरोधी और सरकार के बीच में इसको लेकर जो बयानबाजी है वो अभी मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार देखने को मिल रही है। धन प्रकाश, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो हिमाचल प्रदेश सरकार का है वो स्पष्ट तौर पर अब जनता के सामने है और कोई भी चुनावी वायदे किए जाते हैं। अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि अब वो सवाल पूछती है कि आपने जो वायदा किया था उसका क्या हुआ, और केवल वायदों के आधार पर सत्ता पर काबिज रहना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है और हिमाचल इसका ताज़ा उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी यात्रा से दोनों देशों के साथ तथा बड़े आसियान क्षेत्र में भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा, और मैं कोट करता हूं, भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वे ब्रुनेई दारुसलाम की अपनी सबसे पहली द्विपक्षीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय जब भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहे हैं, तो वे सुल्तान हसन अल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि वे ब्रुनेई से कल सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे वहां पर राष्ट्रपति थरमन शणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सिएन लुंग और वरिष्ठ नेता गोह चोतोंग के साथ मुलाकात और बातचीत करना चाहते हैं। पीएम मोदी सिंगापुर में व्यापारिक समुदाय के दिग्गजों के साथ भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वे सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन्नत श्रेणी के विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। अपने ब्रुनेई दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी बंदर सिरी बेगावन में मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन का भी दौरा करेंगे और मस्जिद परिसर में प्रवासी भारतीयों के साथ भी मुलाकात करेंगे। भारत और ब्रुनेई के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मस्जिद यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन मंगलवार को आएंगे तो उनका एक मुख्य कार्यक्रम मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन में होगा। वो यहां आएंगे और भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे। इस ऐतिहासिक मस्जिद का नाम ब्रुनेई के वर्तमान सुल्तान के पिता और उनके पूर्ववर्ती सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गया है। वे ब्रुनेई के 28वें सुल्तान थे।
मुगल वास्तुकला से प्रभावित इस भव्य मस्जिद के निर्माण के उनके इस सपने को साकार होने में 4 साल लग गए थे। अंततः 1958 में इसका निर्माण पूरा हो पाया था। We have had very deep historical linkages with, as you would know in history, this island was known as the Borneo Island, and Indian sailors, traders, merchants, pilgrims, preachers, Buddhist pilgrims, they had been sailing these waters. And from the pre-modern, pre-medieval and pre-Islamic times, there have been very deep ties between India and Borneo Island, the residents of this island. इसके निर्माण में केवल बेहतरीन सामग्रियों का उपयोग किया गया था। इसमें शंघाई ग्रेनाइट और इतालवी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इंग्लैंड से रंगीन कांच और क्रिस्टल झूमर मंगाए गए थे। सऊदी अरब से सोने की पत्ती से ढका गुंबद और बढ़िया कालीन लाए गए थे। We are very proud to welcoming our Honorable Prime Minister to Brunei Darussalam. We are everybody join, we get together, and we are welcoming our Honorable Prime Minister to Brunei Darussalam. मस्जिद की 52 मीटर ऊंची मीनार इसे केंद्रीय बंदर सेरी बेगावन की सबसे ऊंची इमारत बनाती है। प्रवासी भारतीय मस्जिद में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहा है, हम लोग इतना एक्साइटेड है, हम लोग उसके लिए स्वागत करने के लिए पूरा तैयारी में है। हम लोग पूरा इंडियंस भी नहीं है, इधर ब्रुनेन भी एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री जी को इधर आते हुए सुनते हुए वो लोग पूछ रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री इधर आ रहा है, इधर इतना छोटा देश में क्या जरूरत है। हम लोग बोला अपना इंडियंस के लिए आ रहा है, वो लोग अपना भला के लिए आ रहा है। हम लोग सोचे दोनों कंट्री का बहुत भला हो जाएगा और रिलेशन और बढ़ जाएगा। हम इतने एक्साइटेड है कि इस कंट्री के अंदर पहली बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो प्रधान सेवक भी है हमारे देश के, वो हमारे लिए यहाँ आ रहे हैं। सेवक रहते हैं हमेशा हिंदुस्तान के, सबका साथ सबका विकास। वैसे ही हाजी हसनल बोल के सबका साथ सबका विकास यही देखते हैं। हमेशा उसने इंडियंस को वेलकम किया है, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, यहाँ सब खुशहाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों जैसे मिस्र, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में भी मस्जिदों का दौरा किया है और अब ब्रुनेई दारुसलम में स्थित मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन भी इस सूची में जगह बनाने वाली है। बंदर सरी बेगावन से मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब ब्रुनेई दारुसलम से हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य जुड़ रही हैं इस बुलेटिन में। बहुत धन्यवाद मुनमुन आपका जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीय समुदाय के साथ पहली बार मुलाकात करेंगे, पहली बार द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों देशों के बीच में। वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं, ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री की इस पहली द्विपक्षीय यात्रा को लेकर के? जी अजय, मैं कहूँगी कि 4-5 क्षेत्र हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। एक तो सैन्य का क्षेत्र है, डिफेंस सेक्टर, क्योंकि हमने देखा कि 2016 में एक MOU हुआ था 5 साल के लिए, 2021 में इसको 5 साल और बढ़ाया गया। अब बात हो रही है कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाए सैन्य संबंधों को लेके। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो सैन्य संबंध है ये काफ़ी प्रगाढ़ हो रहे हैं काफ़ी समय से। 2006 से सिलसिला चल रहा है भारतीय नौसेना जहाज़ों और कोस्ट गार्ड शिप्स का ब्रुनियन शोर्स आना, और ऐसे रेसिप्रोकल विजिट्स भी होती हैं। 2024 में ही भारत ने अपनी 2 शिप्स, एक नेवल शिप और एक कोस्ट गार्ड शिप यहाँ भेजी। कोस्ट गार्ड शिप का नाम था समुद्र पहरेदार और INS किल्टन मई में ही आई है। अब इन विजिट्स में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स को शोकेस कर पाता है और कोई भी अगर ट्रेनिंग का मौका होता है तो वो भी होता है। उसके अलावा अगर हम डिफेंस सेक्टर की और बात करें तो जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, पार्टिसिपेशन होता है, चाहे डिफेंस एक्सपोज में हो या एग्जीबिशंस में हो या फिर ऑनलाइन या फिजिकल कोर्सेज हों। तो डिफेंस में क्या एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, उसका अनाउंसमेंट होगा कि नहीं होगा, इस पे नज़र रहेगी। दूसरा जो सेक्टर है वो अंतरिक्ष का सेक्टर है।
क्योंकि 2000 में इसरो ने यहाँ पर एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड स्टेशन बनाया था। अब उसमें क्या होता है कि ब्रुनेई हमें मदद करता है कि हम अपने सारे जो स्पेस रिलेटेड लॉन्चेस हैं, जो अंतरिक्ष से संबंधित जो लॉन्चेस हैं, चाहे वो सैटेलाइट्स के हों या फिर वो लॉन्च व्हीकल्स के हों, उनको हम ट्रैक कर पाएँ। तो इस तरीके से ब्रुनेई हमें इस क्षेत्र में मदद कर रहा है। हम कैसे उन्हें मदद कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उन्हें मदद स्पेस रिसर्च से, हम कर रहे हैं उन्हें मदद उनके स्पेस साइंटिस्ट को ट्रेन करके। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे एक MOU एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा अगर हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो पिछले साल का अगर हम ट्रेड देखें, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, तो करीबन $390 मिलियन का ओवरऑल ट्रेड हुआ है। और जो डोमिनेंट है इसमें वो है आपका हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा प्रेडोमिनेंट है। और भारत ये चाहता है कि एक लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट हो LNG का, नेचुरल गैस का, क्योंकि भारत में डिमांड बढ़ती जा रही है नेचुरल गैस का। तो अब ये ब्रुनेई के ऊपर है कि क्या वो चाहता है एक लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ करना। तो ये आपका तीसरा क्षेत्र हो गया। चौथा आपका है पीपल टू पीपल टाइज। अब भारतीय अगर हम समुदाय के लोग देखें तो यहाँ पे करीबन 14,000 या 15,000 भारतीय मूल के लोग हैं, और जो ओवरऑल जनसंख्या है यहाँ की वो काफ़ी कम है, 5 लाख से कम लोग हैं। छोटा देश है, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, साउथ चाइना सी के कोस्ट पे भी है। तो हम उस पर आने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हैं एक्सपेक्टेड है कि ये और बढ़ेंगी। एक डायरेक्ट फ्लाइट होने वाली है 5 नवंबर से, हफ्ते में 3 बार चलेगी, जो यहाँ का जो राजधानी है बंदर सेरी बेगावन, यहाँ से वो चेन्नई आएगी। अभी डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये एक चीज़ है जो लोग यहाँ पे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस आगे और बढ़ेंगे। उसके अलावा जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रुनेई जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, एक सेंटर में है ये इंडो पैसिफिक सर्कल के। इसके आसपास आप देखें तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ये सारी कंट्रीज इसके आसपास हैं। अब ये एक तरीके से साइलेंट क्लेमेंट है साउथ चाइना सी के मैरीटाइम क्लेम्स का। ये चाइना के साथ कोई भिड़ंत नहीं करता, साइलेंट क्लेमेंट है, हेज करता है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में। लेकिन क्योंकि इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है तो इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक अलग महत्व है। और ये 2024 एक ऐसा साल है जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का यहाँ आना इस लिहाज से भी ज़रूरी है। और पहले भी हमने देखा है कि ब्रुनेई दारुसलाम ने कम से कम 3 साल कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले किया। भारत और आसियान के बीच में उन्होंने कोऑर्डिनेट किया 2012 से 2015 तक। तो उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया है आसियान और भारत को करीब लाने के लिए। अब ये देखना होगा कि और क्या हो सकता है, क्या ब्रुनेई कुछ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे या सॉवरेनिटी क्लेम्स पे बात करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये हेज करता है अमेरिका और चीन के बीच में। बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं वहाँ के लोगों को एंगेज करने में वो काफ़ी महारत उनको हासिल है, और ज़रूर वो चाहेंगे कि ब्रुनेई के लोग भारत आएँ, भारत विज़िट करें। और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका जैसे बड़े देश भी चाहते हैं कि ब्रुनेई के लोग आएँ और कुछ न कुछ खरीदारी करके ले जाएं, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था उनकी बेटर हो जाएगी। तो बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। आप लगातार बनाए रखिए नज़र इस द्विपक्षीय वार्ता पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं समाचारों में। पश्चिम बंगाल सरकार आज से विधानसभा में अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। ये विधेयक आरजी कर के एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रस्तावित है। बीजेपी ने भी इस विधेयक को समर्थन देने की घोषणा की है। विधानसभा में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक द्वारा विधेयक को पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस पर चर्चा होगी। मसौदा विधेयक में नवपारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉस्को अधिनियम 2012 के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नए राज्य विधेयक में न केवल बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव होगा, बल्कि यौन अपराधों के लिए सुनवाई एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा करने का भी प्रावधान होगा। विधेयक में बलात्कार की सभी घटनाओं को हत्या के बराबर माने जाने का प्रावधान है। साथ ही विधेयक में किसी भी बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा होगी।
पीड़िता के जीवित होने पर आजीवन कारावास और अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपाहिज हो जाती है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। विधेयक में फैसला कम से कम समय में ही दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें जिन मामलों में पर्याप्त निर्णायक सबूतों के मामले हैं उसमें अपराध की तारीख से 15 दिनों के भीतर फैसला सुनाए जाने का प्रावधान है। साथ ही यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी की तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है तो उक्त अवधि को 15 दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। बलात्कार और हत्या के मामलों में मृत्युदंड के अलावा अपराधी के परिवार पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार केवल विधानसभा में विधेयक को पारित करना पर्याप्त नहीं होगा और चूंकि इस संबंध में केंद्रीय कानूनों में कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की सहमति की भी आवश्यकता होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप मामले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और आज इस विशेष सत्र का दूसरा दिन है। महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर के कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक डॉक्टर्स का प्रदर्शन अब भी जारी है। जूनियर डॉक्टर्स लाल बाजार इलाके में धरना स्थान पर बैठे हुए हैं। वे 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर इस्तीफा नहीं देते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। करता है या फिर हम लोग को अलाउ करते हैं उनसे मीट करने के लिए या फिर खुद आता है, हम लोग का ये चलेगा। हम लोग को कमिश्नर पुलिस से ही मीट करना है, उसके अंडर किसी से नहीं चलेगा। हम लोग को उनसे जानना है कि सीबीआई को केस देने से पहले जो 4 दिन कोलकाता पुलिस के अंडर केस था तो क्या हुआ, इतना एविडेंस टैंपरिंग कैसे हुआ, सब तो उनके अंडर ही है। और जो डेड बॉडी था उसके आसपास इतने लोग कैसे हुआ, तब तो वैसे ही एविडेंस खराब हो गया है। हम लोग का जो रैली है वो जितना देर तक जाना है वो हम लोग को अलाउ करना है। उसके बाद हम लोग का एक डेलीगेट का टीम हम लोग भेजेंगे। तो पुलिस वो लोग हमको अलाउ नहीं किए है। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं अलाउ किए, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग जितना 6-7 जो रैली किए हैं उसमें पूरा नॉन वायलेंट था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग जो प्रॉमिस किए थे पूरा वही हुआ। और ऐसे भी हालात में हुआ था कि शाम बाजार में जिस दिन 144 लागू हुआ था, जारी हुआ था, उस दिन भी हम लोग का एक रैली था। हम लोग बोले थे कि हम लोग उतना दिन नहीं जाएंगे। फिर मतलब रैली का जो पल्स है वो देखकर पुलिस ने हम लोग को खुद बोला था कि नहीं आप चलिए, आप लोग क्योंकि एक अच्छे से आंदोलन कर रहे हैं, पीसफुल कर रहे हैं। तो आज कल क्या हुआ हम लोग को पता नहीं, क्यों हम लोग को एक 9 फुट बैरिकेड के पीछे हम लोग को रोक दिया गया है, हम लोग को पता नहीं। तो फिर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसके पास हम जाने वाले थे उसको आप यहाँ पर आने बोलिए, हम लोग को उसके पास ही हम डेपुटेशन दे देंगे और वो फिर रेजिग्नेशन दे देंगे। ये हम लोग का जो डिमांड था वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग यहाँ पर बैठ ही जाएंगे। जितना देर तक हम लोग का ये डिमांड पूरा नहीं होता है हम लोग यहीं पर बैठ जाते हैं। जब तक हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा, जब तक इधर आगे बढ़ना है और नहीं तो सीपी को यहाँ पे आके उनका डिपुटेशन लेना पड़ेगा, और अगर सीपी नहीं आए तो वहां से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। वहीं सीबीआई ने कई दिनों की पूछताछ के बाद कल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और अन्य 3 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आज उनकी कोर्ट में पेशी की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं कोलकाता से, और जिसमें जो पूर्व प्रधानाचार्य हैं संदीप घोष, उनको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। और उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज रेप केस मामले में फरार चल रहे आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने अब गुपचुप कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने नीलू यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। नाबालिग से रेप मामले में सबूत मिटाने और आरोपी बुआ के साथ मिलकर के झूठी गवाही के मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया था। नीलू यादव को आरोपी बनाया गया था और डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद नवाब के करीबियों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी था। नीलू की गिरफ्तारी के लिए कल पुलिस ने कई करीबियों को हिरासत में लिया था। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको याद होगा कि
उन्नाव रेप मामले में सपा नेता नवाब के डीएनए सैंपल को मैच पाया गया पीड़िता के साथ और उसके बाद ये कार्रवाई तय थी। कन्नौज रेप केस मामले में इस वक्त लगातार जो कार्रवाई है पुलिस की जारी है। और अब यह खबर आ रही है कि नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने गुपचुप कोर्ट में सरेंडर कर लिया। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे। विकास, क्या है अपडेट? और अब लगता है कि आरोपी नवाब सिंह यादव को भी जल्दी ही कानून के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। जी अजय, इस मामले में आपको पूरी जानकारी बताऊं कि कन्नौज ये जो मामला है ये नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ था। इसमें समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था पीड़िता ने। उसके बाद नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसके बाद वहां पर इस जो पीड़िता नाबालिग की बुआ थी वहां पर मौजूद थी मौके पर जब इसने पुलिस बुलाई थी वहां पर, और बुआ के ऊपर भी आरोप था कि वो भी केस को रफा दफा करने के मामले में लगी हुई थी। और नीलू यादव जो ये नवाब सिंह यादव का भाई है, ये पैसा दिया था उनको, काफी ज्यादा एक बड़ी रकम दी थी पीड़िता की बुआ को इस मामले को रफा दफा करने के लिए, बयान बदलने के लिए। इसके बाद से इसको आरोपी बनाया गया। इसके बाद से ये लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद इस पुलिस ने इसके फरारी के बाद इसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा था और लगातार पुलिस इसकी दबिश जारी थी। कल ही एक बड़ी जांच में जो है कह रहे हैं एक रिपोर्ट हुई और सैंपल मैच कर गया। तमाम सारे वहाँ के, चूंकि एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो तमाम सारे लोग ये कह रहे थे कि जो है कह रहे हैं इस मामले में इसे फंसाया जा रहा है। लेकिन डीएनए सैंपल की मैच कर जाने के बाद अब ये साफ हो गया, उन लोगों के मुंह पर ताले भी लग गए जो लोग कार्रवाई पे सवाल उठा रहे थे। हाँ, ये पुलिस कार्रवाई का ही असर है कि नीलू यादव को लगा कि अब वो बच नहीं सकता है। इसके मद्देनजर देख के, वो समय देख के जाके उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ये पुलिस की कार्रवाई का ही असर है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से काम कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, ये साफ नजर आ रहा है। और नीलू यादव के पकड़े जाने के बाद तमाम सारी बातें पुलिस इससे भी पूछताछ करेगी, किस तरीके से इसका इरादा है, नवाब सिंह यादव किस प्रकार का व्यक्ति है और किस मंशा के साथ उसने इस मामले को रफा दफा कराने की क्या बात हुई थी। इस सारे मामले पर पुलिस अब नीलू यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोशिश भी करेगी। जी, तो अब दबाव और भी बढ़ सकता है ये डीएनए सैंपल मैच होने के बाद में। अब आप कह रहे हैं पूछताछ होगी, अगर ये कुछ बयान देते हैं तो फिर नई धाराएं भी लगाई जा सकती हैं नवाब सिंह यादव पर आगे चल के। विकास जी, सबसे पहले नवाब सिंह यादव के ऊपर पहले अटेम्प्ट टू रेप का लगा था, उसके बाद रेप और पॉक्सो केस में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। नवाब सिंह यादव पर कार्रवाई की जा रही है। चूंकि अब उसका डीएनए सैंपल भी मैच हो गया है, तो निश्चित रूप से अब पुलिस आरोपी को दोषी साबित करने में इससे काफी ज्यादा आसानी होगी कोर्ट में। तो और उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई में हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि महिला संबंधित अपराधों में उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, अभियोजन कर रही है और दोषियों को सजा दिलवाने का काम कर रही है। इस बात ये स्पष्ट हो जाती है कि न्याय में अगर देरी होती है तो पीड़िता के साथ ये नाइंसाफी होती है, किसी भी पीड़िता के साथ। और इसी को मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस काफी तेजी से अब कार्रवाई भी करती है और कोर्ट में प्रयास करती है कि जल्द से जल्द दोषी को सजा दिलाई जा सके। पीएम मोदी ने भी इस बात को कहा था कि अगर न्याय देर से मिलता है तो ये अच्छी बात नहीं है, तो न्याय जल्दी से जल्दी दिलाने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई है, हमने देखा कुछ ही दिनों में इस तरह की कार्रवाई और रिपोर्ट आने लगी है और जो अपराधी फरार थे वो सरेंडर कर रहे हैं। आने वाले समय में पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले को कोर्ट में पैरवी करेगी और दोषी को सजा दिलाने के लिए कार्रवाई करेगी। जल्दी से बताएं, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है या फिर अब पार्टी ने अपना हाथ पीछे कर लिया है? समाजवादी पार्टी की तरफ से तो जिस दिन नवाब सिंह यादव का ये प्रकरण आया था उसके बाद से ही वो बैकफुट पे आ गए थे, क्योंकि इसकी तस्वीरें काफी ज्यादा डिम्पल यादव हो या अखिलेश यादव हो, तमाम सारे बड़े नेताओं के साथ उसी समय आ गई थी, वायरल हो गई थी। ये समाजवादी पार्टी से जो जुड़ा हुआ था, ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख वहाँ पे रसूख रखा था, इसका महाविद्यालय है, इसके होटल है वहाँ पर। समाजवादी पार्टी ने उसी दिन उनके जिला अध्यक्ष ने कहा था कि हम तो इसको 6 साल पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में कई तस्वीरें ऐसी
इसकी पोस्ट पे देखी गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी का प्रचार करता हुआ पाया गया था। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उस समय बैकफुट पे आ गई थी, लेकिन तो कुछ नेता ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि फंसाया जा रहा है, वो उनको अब सच्चाई समझ आएगी, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी ना वोट बैंक होता है, ना ही किसी का पदाधिकारी होता है। अपराधी को सजा मिले, यही होना चाहिए हमेशा। जी अजय। विकास, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और वापस एक बार फिर से हमारी खबर की तरफ आते हैं, जहां महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर के कोलकाता से लेकर के सिलीगुड़ी तक डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस पर कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रसेनजीत जी। प्रसेनजीत जी, बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया पूर्व जो प्रधानाचार्य थे, अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ, देखिए, सीबीआई जब से इस तहकीकात की जिम्मेदारी अदालत के निर्देश पर लिए हैं, तब से एक बात तो साफ हो गया था कि पहले पुलिस की तरफ से जो संजय राय को गिरफ्तार किया गया था, वो एक मोहरा था। जैसे तैसे पूरे मामला को संजय राय तक उनको अपराधी बना के, जैसे भी हो उनको बाकी जो इनके इस अपराध के साथ जुड़े हुए हैं उनको छुपा के रखे, और उनका जो सरकार की तरफ से इसका सारे की सारे कोशिश किया गया है। मतलब सबूत मिटाने की काम किया गया है, दबाव डालने की काम किया गया है जूनियर डॉक्टर के ऊपर। तो ये जो कुछ करना था ये कर लिया गया था पहले 3-4 दिनों में। लेकिन जब से सीबीआई आया, उसके बाद ये संदीप घोष और उनका जो आर्थिक मामले में जिस तरह की घोटाला है, ये सब कुछ सीबीआई की जो तहकीकात है इसके दायरे में आ गया। और इसके बाद दोनों तरफ से दो तरफा जो तहकीकात, एक तो अपराध का तहकीकात जो क्रिमिनल ऑफेंस है, और ये जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑफेंस है, ये दोनों का तहकीकात एक साथ शुरू हो गया था। और फिलहाल संदीप घोष और उनके साथ और बाकी 3 लोगों को इस इकोनॉमिक ऑफेंस के कारण गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सीबीआई का कहना है, या सीबीआई से हमारे सूत्र के आधार पर जो कुछ पता चलता है, कि ये सिर्फ सेक्सुअल परवर्सन के लिए इस लेडी डॉक्टर का हत्या नहीं किया गया, इनका जो रेप किया गया था वो नहीं किया गया था। इनके पीछे और कोई मानसा थी, और शायद उसके साथ ये जो अपने संदीप घोष का इकोनॉमिक ऑफेंस है ये भी जोड़ा हुआ है। इसीलिए दोनों तरफ से सीबीआई का ये तहकीकात, और दोनों तरफ से तहकीकात करके एक नतीजे तक पहुंचे है कि कड़ी एक ही है, और वो कड़ी है संदीप घोष। इसीलिए उन संदीप घोष को 15 दिन लगातार पूछताछ के बाद कल शाम को गिरफ्तार किया गया। अजय। लेकिन प्रसेनजीत जी, आज जो ये कहा जा रहा है कि नया विधानसभा में एंटी रेप बिल लाया जाएगा, आपको लगता है कि जो मौजूदा कानून है वो पर्याप्त नहीं है ऐसे आरोपियों को सजा दिलाने के लिए, इसलिए सरकार को नए कड़े कानून की जरूरत पड़ी, या फिर सरकार की ओर से वो आपको आत्मबल नहीं दिखाई देता कि कार्रवाई वाकई की जाए? नहीं, देखिए, ये एक ढोंग जिसको कहते हैं ना, ढोंग रचने की एक तरीका है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से। देखिए, अभी दिन में अभी शायद 11:15 या 12 के आसपास वक्त हो गया है, और कल शाम को 10 बजे के आसपास या 9:30 बजे के आसपास इस संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक हमारे पास खबर नहीं है कि संदीप घोष को सस्पेंड किया गया है नहीं किया गया है। जो कदम सरकार को और हेल्थ डिपार्टमेंट को उठाना था, वो कदम ना उठा के हम और आपकी नजर घुमाने के लिए ये बिल वाला मामला, ये कानून वाला मामला लाया गया, जिसका कोई जरूरी दिक नहीं है, क्योंकि ये जो कानून लाने की बात कह रहा है, इसका राष्ट्रपति से संज्ञान लेना पड़ेगा। इसका फांसी की सजा कोई प्रदेश की सरकार ये कानून बना ही नहीं सकते जी। तो इस तरह की एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने का, लोगों की आंखों में पट्टी पड़ाने का जो कसरत ममता बनर्जी 9 तारीख से किया जा रही है, उसी का एक नतीजा है ये जो असेंबली का बिल और बिल का। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या किया गया है कि बीजेपी की तरफ से किया गया, आप जो भी लाए आप उसको समर्थन करेंगे। ये भी ममता के लिए एक मुश्किल हो गया है कि बीजेपी इस तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट देने के बाद ममता को किसी तरह से इसका जो श्रेय लेना था, इसका जो क्रेडिट लेना था, ये क्रेडिट लेने की रास्ते पे बीजेपी एक आड़े बन के खड़ा हो गया है। यह भी मुश्किल की बात है ममता के लिए। अजय, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख चुकी हैं,
सड़क पे आकर के प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, काफी उन्होंने काम तो किया ही है, फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है राज्य में प्रसेनजीत जी? हाँ, काम तो किए हैं, क्योंकि जो बताया मैंने, अभी तक संदीप घोष सस्पेंड नहीं हुआ है, अभी तक विनीत गोयल को हटाया नहीं गया है, अभी तक ये समझ में नहीं आया डॉक्टर लोगों को कि सबूत मिटाने का कारण क्या था। तो ये काम तो किए हैं। क्लरिकल जॉब जो जरूरी है उनके लिए उनको लगा कि क्लरिकल जॉब, वो चिट्ठी हम भी लिख सकते थे, आप भी लिख सकते थे, और उसका जवाब भी अन्नपूर्णा देवी की तरफ से आ गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर बैठे बैठे सब चिट्ठी का जवाब देते रहे। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जल्दी से डिपार्टमेंट है वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से दिया गया है। तो अब आखिरी रास्ता बचा हुआ था असेंबली में बीजेपी भी उनका बनाया हुआ सारे कोशिशों के ऊपर पानी फेर दिया जाए। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में प्रसेनजीत जी, क्या ये सिंगूर मोमेंट है ममता बनर्जी के लिए? जिस तरह से वो धरना प्रदर्शन कर करके सिंगूर मामले में वापस सत्ता में आई और तब से बनी हुई है, क्या उनके खिलाफ ये सिंगूर मोमेंट कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, ये वो इसमें जो समाज का इन्वॉल्वमेंट है ना, इस मामले में हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक दादी, हर एक नानी और हर एक पुरुष, सबका जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है और सबकी बात एक ही है, सबकी मांग एक ही है, सबकी स्लोगन एक ही है, वी वांट जस्टिस। ये शायद हमने अपने पिछले करीब 3.5 दशक की पत्रकारिता में बंगाल में कभी देखा नहीं। चाहे जितना इसको ग्लोरीफाई करके ममता बनर्जी सिंगूर, नंदीग्राम, ये सबको जोड़ने की कोशिश करे, लेकिन ये जो पिछले 9 तारीख से ये जो कुछ भी चल रहा है, ये बंगाल कभी देखा नहीं, जिसमें समाज का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रसेनजीत जी कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों में कम से कम बंगाल में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। बड़ा स्टेटमेंट। इसी के साथ समाचार के इस अंक को फिलहाल यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।